नजरें मिले नजरों से तो तू नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी के तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवल्ली बातें कर दो हरफी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को आज क्या हो गया, ये गाना क्यों गा रहे हैं सर। इस गाने में आपकी ये जो एग्ज़ाम आने वाली है ना, जो थर्ड ईयर की मेन एग्ज़ाम आने वाली है, और उसके आसपास ही फोर्थ सेम और सेकंड सेम वालों के भी एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो ये उनके लिए ये मतलब ये पूरा गाने की अगर लिरिक्स को आप समझेंगे ना, तो वो यही है कि भाई जब जब नज़रें मिलाने का टाइम है तो नज़रें चुरा रहे हैं। अभी किताबों से भिड़ने का टाइम है, अभी पुराने सालों के पेपर देखने का टाइम है, तो हम नज़रें चुरा रहे हैं और इधर उधर की बातें, इधर उधर से ज्ञान बटोरने में लगे हुए हैं कि भाई बैक कैसे क्लियर हो जाए, पास कैसे हो जाए। अरे बता रखा है आप लोगों को, पुराने सालों के पेपर करो। तो थर्ड ईयर वाले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अवेलेबल हैं बीटीआर की साइट पर हैं, उसके अलावा आप अगर सर्च करेंगे बीटीआर प्रीवियस पेपर तो झालावाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज की एक गूगल साइट आपको मिलेगी, उस पर भी हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, इनके लिंक्स डाल दूंगा मैं। और बीकानेर पॉलिटेक्निक की साइट पर जाओगे तो उसमें तो सारे ही पेपर पुराने सालों के तकरीबन 12-15 सालों के पेपर पड़े हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही आपका बचाव है। अभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर करो, सॉल्यूशन जहाँ से मिले, चाहे आपको किसी पब्लिशर की किताब में से सोल्ड पेपर में से मिले, चाहे आपको किसी दूसरे टेक्स्ट बुक में से मिल जाए या ऑनलाइन मिल जाए, आपको पूछना है किसी से तो आप ये पूछिए कि सर ये क्वेश्चन, जैसे आपको अगर मेरे से ही पूछना है तो सर ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उसके लिए डिस्कशन किया जा सकता है। इस चीज़ का बार बार डिस्कशन करना कि पास कैसे होना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोग PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये कर लीजिए अच्छे से, जी जान लगा के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एक नया वर्ड हमारे सामने आ गया, तो वो इसमें पूरे आप इस गाने को दोबारा से सुनेंगे ना, तो इसमें कहता है मतलब रब जो पोशीदा है उसको निहारे तुम, यानी जो काम से आप भर चुके हो गले तक, मोबाइल चला के भर चुके हैं, टाइम पास करके आप गले तक भर चुके हैं, आप बार तफरी मार के गले तक भर चुके हैं, पर फिर भी हमें वही करना है। काम क्या नहीं किया, अभी तक हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की, अभी तक हमने ठीक से किताबें पढ़ी ही नहीं, पर उसको नहीं करना। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, यारों, छात्रों, जो भी जिस भी भाषा में आप समझना चाहें, कि अभी समय है पढ़ने का तो पढ़ लो, जिस समय जो काम करने का समय है वही करना चाहिए। दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम वो नहीं करते हैं। जब हमें किताबें खोल के पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब हमें याद आ रहा है कि यार कोई हमें नोट्स दे दे। अरे कौन से नोट्स, कैसे नोट्स, भाई क्या होते हैं नोट्स? नोट्स आदमी खुद बनाता है अपने। किताबें पढ़ पढ़ के जब 12 लाइनें पढ़ता है तो 2 लाइनें इंपॉर्टेंट मिलती है, उसको वो नोट डाउन करता है, वो नोट्स होते हैं। और अगर आपको किसी और के लिखे हुए नोट्स ही चाटने हैं तो वो NK, यूनिक, CBA, जयपुर पब्लिकेशन, JPA, जितने सारे पब्लिकेशन हैं, इन सब ने बहुत घुट के बनाए हुए हैं किताबों के, छोटे छोटे 100 पेज की किताबें, छोटी छोटी सी, और पेज भी इतने से, उनको पढ़ लो। मुद्दे की बात यह है कि अभी जो टाइम बचा है 20 दिन का, उस 20 दिन में आपके पास सिर्फ एक चीज़ है करने के लिए, वो क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और इन्हें प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, तो इसमें आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, और जो रिपीट होते हैं, टॉपिक्स आपको दिखेंगे जो रिपीट होते हैं, और शॉर्ट नोट्स, स्टैंडर्ड शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, सेम टॉपिक पे, सेम चीज़ पे बार बार शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। और जो
छोटे आंसर, वन वर्ड आंसर या वन लाइन के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, वो भी रिपीट होते हैं। तो ये जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको तैयार करके जाने में क्या नुकसान है? बेक नहीं आएगी ना, बेक से बच जाओगे। अब आप बोलोगे सर आप ही बता दो ना वो कौन कौन से टॉपिक है, तो नहीं भैया, स्पून फीडिंग बंद। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए कमेंट करिए, उसके लिए पूछिए, मैं बाकायदा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है लोगों ने कि वाइंडिंग कैसे बनाते हैं बता दो, तो मैं वाइंडिंग का जल्दी एक वीडियो आने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए कह रहा हूँ। और दूसरी ब्रांच वाले भी कहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे लोगों से मैं बात कर सकूँ और उनके सोल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्व करवा सकूँ उन टॉपिक्स उस इलेक्ट्रिकल से अलग ब्रांच की। पर इलेक्ट्रिकल वाले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेजर टारगेट अगले 20 दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप पिछले सालों के पेपर पढ़ेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के टाइप दिख जाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन। जैसे ये वाइंडिंग वाला है, 24 लोड की मशीन है, 12 कोयल है, यही रिपीट हो रहा है पिछले 7 साल से। तो अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी तब भी यही आना है, क्योंकि वाइंडिंग बनती है एक ही पैटर्न में बनती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा अंतर होता है तो वैसे ही नहीं पूछते। कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप तैयार करिए, उन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। और शॉर्ट नोट्स और वन लाइन क्वेश्चंस ये बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल जो आए वो कि वही आ जाएंगे, पर पिछले 10 सालों में आप देखोगे और उन 10 सालों में जो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको भी आपने तैयार कर लिया, तो हाईली प्रोबेबल चांस हैं, ये हाई चांसेस हैं इस बात के कि उनमें से कोई ना कोई आपको एक देखा हुआ मिल जाए। और जब आप इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके पढ़ने में आएंगी सही, जो आपकी तैयारी को अच्छा बना देंगी, तैयारी मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। सवाल उठता है कैसे तैयार करें, तो आइए देखते हैं कैसे तैयार करने हैं थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी क्वेश्चन तैयार करने का सबसे पहला जो सबसे बेसिक काम है जो किसी भी थ्योरी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए, थ्योरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमें करना चाहिए, वो है लिख के याद करना। आपको लिखना पड़ेगा, लिखो, आपको लिखना तो पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में मैं कितना लिख पाऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं एक रफ कॉपी लाइए, 20 दिन में पूरा भरने का टारगेट रखिए, अच्छी मोटी रफ कॉपी लाओ आप, और 20 दिन में टारगेट करो कि पूरी रफ कॉपी आपको भरनी है। देखो जो कह रहा हूँ वैसे कर लेना, तब तो फायदा होगा। अगर आपने इसमें थोड़ी सी कमी छोड़ी तो जितनी कमी छोड़ोगे उसके अनुसार ही नंबर कम आएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करो, आप एक मोटी रफ कॉपी खरीदो। ये मैं जो ये डिस्टेंस बना रहा हूँ ना, इतनी मोटी रफ कॉपी खरीद के लाना, और उसमें लिखने, उसको भरना है पूरा इन 20 दिनों में, ये टारगेट रख लो। ठीक है। दूसरा, लिखना कैसे है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लग रहा है, प्रीवियस ईयर का आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको जो जो याद आ रहा है उसको एक बार अपनी भाषा में लिखो। पहले खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको आपकी असलियत पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई हम कितने पानी में, हमें कितना याद आ रहा है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, रफ कॉपी बंद करो और उसका सॉल्यूशन ढूंढो पहले से। अगर सॉल्यूशन अवेलेबल है किसी भी पब्लिशर की, जैसे एनके की सोल्ड पेपर की किताब आती है, यूनिक की भी आती होगी शायद, तो आप उससे सोल्ड क्वेश्चन, सोल्ड आंसर डायरेक्ट देख सकते हैं। नहीं तो आप टेक्स्ट बुक में, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, नहीं तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए उसे। ठीक है। और उसको पढ़िए आप, पढ़ के आपको क्या करना है, फिर आपको देख देख के लिखना है। फिर क्या करना है आपको, आपने एक बार खुद से ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, या आपको बहुत कम आया, या आप ज़्यादा लिख नहीं पाए, तो अब इस कंटेंट को हमें बढ़ाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे याद रखने के लिए। पॉइंट्स बनाइए, जो भी आंसर आप तैयार कर रहे हैं उसमें पॉइंट्स बनाइए। आप याद करिए, जैसे आपको कोई भी कहीं से कुछ काम करने के लिए बोलता है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है ना, स्पष्ट क्लियर आदेश मिलते हैं आपको कि भाई यहाँ फलानी जगह जाना है, वहाँ पर इससे मिलना है, उसके बाद इससे ये बात करनी है, फिर उससे ये सामान लेके वापस इस जगह जाके ये सामान देके घर आना है। 5-6 इंस्ट्रक्शन है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, आपको ये याद रह जाएंगे। पर आपको कोई कहेगा कि वहाँ चल जाना फिर देख लेना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार मैं वहाँ जाके करूँगा क्या। सेम बात इसमें आती है कि आपने अगर स्पष्ट पॉइंट्स बना लिए हैं
तो आपको आंसर याद रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स बनाइए किसके, थ्योरी के। चौथा, आप जो भी उसमें डायग्राम है उस डायग्राम को 10-20 बार बना के रट लो, मतलब डायग्राम रट लो पूरी तरीके से। किसी भी थ्योरी पेपर में नंबर प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। और आपने ये चारों चीज़ें कर ली ना अगर, तो कम से कम आपकी बैक तो नहीं लगेगी, आप पास तो जरूर होंगे। और ईमानदारी से कर ली तो अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। और जब हम एग्ज़ाम में जाएंगे, ये तो है हमारा कब, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी है एग्ज़ाम के दौरान। वो क्या 3 चीज़ें हैं? एग्ज़ाम के दौरान हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हम सबसे पहले डायग्राम बना देंगे उसका, ताकि हम नीचे थ्योरी में, इस डायग्राम के नीचे थ्योरी में जो भी लिखें तो हम ये कह सकें उपरोक्त डायग्राम में दर्शाए गए अनुसार, उपरोक्त डायग्राम में बताए अनुसार, जैसा कि उपरोक्त डायग्राम में दर्शा रखा है। इससे आपका आंसर अच्छा होगा। दूसरा, पॉइंट्स। आप सोचेंगे हम पॉइंट्स तो आज तक ही नहीं बनाए, पॉइंट्स बनाना नहीं जानते। अरे जो पैराग्राफ लिखते हो उस पैराग्राफ में जो अलग अलग पूर्ण विराम लगाते हो या फुल स्टॉप लगाते हो, तो उस फुल स्टॉप के बाद उस लाइन को नीचे उतार दो ना, वो पॉइंट्स बन गए। बातें जो भी आपके दिमाग में आपको याद है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग, उन सबको एक एक पॉइंट बना के लिखो। और इन पॉइंट्स में भी हाईलाइट करो आप जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स जितनी भी हैं उनको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। आपको लगेगा कि ये सजाने धजाने के काम लड़के थोड़ी करते हैं, वो लड़के बेवकूफ़ होते हैं जो ये काम नहीं करते। उनका दिमाग खराब है, उनका अपना ईगो है, उनको आप साइड में रखो, इनकी बातें मत सुनो। जिसने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स, सॉरी टॉपिक्स नहीं टर्म्स, जिसने आंसर में इम्पोर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट किया उसके मार्क्स ज़्यादा आने हैं। जिसने डायग्राम बना के उसकी लेबलिंग करी अच्छे से। लेबलिंग क्या होती है कि आपने कोई भी डायग्राम बनाया, उदाहरण के तौर पर आपने डीसी मशीन का अगर डायग्राम बनाया तो डीसी मशीन में स्टेटर क्या है, रोटर क्या है, आर्मेचर क्या है, कार्बन ब्रश क्या है, टर्मिनल बॉक्स कहाँ पर है, योग कहाँ पर है, कोर कहाँ पर, ये सब आप बताएंगे, लेबलिंग अच्छे से करेंगे। डायग्राम देखते ही कॉपी चेक करने वाले का मन खुश हो जाएगा। आप खुद विचार करिए, कॉपी चेक करने वाले को आपकी कॉपी अच्छी नहीं दिखनी चाहिए क्या? मान लीजिए आप एक ठेकेदार है, मकान बनाते हैं, कोई मजदूर आपने हायर कर रखा है, कोई कारीगर आपने हायर कर रखा है, और वो जो काम कर रहे हैं, अगर बनती हुई दीवार अच्छी नहीं लगेगी, आपको खुद को अच्छी नहीं लगेगी, तो जिसके लिए आप मकान बना रहे हैं, मकान मालिक के लिए, उसको कैसे अच्छी लगेगी? तो आप इसको इसी तरह से समझिए कि ये जो एग्ज़ाम की कॉपी आप लिखने वाले हैं वो आप किसी को दिखाने वाले हैं। कोई आपकी कॉपी और दिखाने वाले का चेक तो दूसरा ही करता है ना, एग्जामिनर चेक करेगा, तो उसको अच्छी दिखनी चाहिए ना चीज़ें। वो अच्छी कैसे दिखेंगी? जब डायग्राम अच्छा बनेगा, लेबलिंग अच्छी होगी। अच्छी कैसे दिखेगी? जब पॉइंट्स में लिखा होगा, क्लियर कट पॉइंट्स मेरे को दिखने चाहिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और मुझे 6 पॉइंट दिख रहे हैं, 5 पॉइंट दिख रहे हैं, और उसमें भी अगर आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर दिया तो 5 में से 4.5, 4 तो कहीं नहीं गए। और बहुत ही अच्छा लिख रखा है, डायग्राम वायग्राम सब, 5 में से 5 भी मिलते हैं, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, मैंने दिए हैं, सब देते हैं, बशर्ते कि आप इन 3 बातों का ध्यान रखें थ्योरी में। इसके अलावा और कुछ नहीं है थ्योरी में कहने के लिए। एक बात और है कि जो अपने 3rd ईयर वाले हैं उनके लिए तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, पर जो 4th सेम या 2nd सेम वाले हैं जिनके पहली बार एग्ज़ाम होगा इसका और अभी तक कोई पेपर प्रीवियस है नहीं, तो उनको क्या करना है, उनको देखना है कि जो 3rd ईयर में पहले जब ईयर सिस्टम चलता था तो उस ईयर सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम का उस ईयर सिस्टम के कौन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट था। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी 4th सेम में एस्टिमेटिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एक सब्जेक्ट है 40051, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो सेम सब्जेक्ट 303 था 3rd ईयर में, 303 है मतलब, तो 3rd ईयर वाले भी वो 303 का एग्जाम देंगे, इसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो आप एस्टिमेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में, कॉन्ट्रैक्टिंग थोड़ा सा अलग शब्द है, थोड़ा सा उसका सिलेबस अलग है, पर एस्टिमेटिंग वाले क्वेश्चंस तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि भाई किस तरह से पूछे गए, क्योंकि
फोर्थ सेम का जो भी व्यक्ति पेपर बनाएगा, जो भी पेपर सेट करेगा, वो पहले इसी सब्जेक्ट से जिस भी ईयर में ये चलता था वहाँ क्या पूछा गया है उसको जरूर देखेगा। तो उसको आप रेफरेंस मान सकते हैं और उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। तो फोर्थ सेम वालों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ये देखना पड़ेगा कि उनका अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है ये ईयर सिस्टम में कौन सा सब्जेक्ट कोड था। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करें, मैं बताऊंगा। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्हें देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप जरूर देखिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखता है, जो उनकी प्रैक्टिस करता है, अगर उसके मार्क्स 100 में से 50 आने होते हैं तो 50 से 70 चल जाते हैं। अगर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है तो 20% का इजाफा जरूर मिलेगा आपको। और आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बीच में बताई, लिख लिख के अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये 70 से 85% भी जा सकते हैं। बाकी के 15% आपकी इंटेलिजेंसी पर है, आप कितने इंटेलिजेंट है, कितना याद रख पाते हैं, कितना मेमोरी आपकी है, याद रखने की कैपेसिटी कितनी है आपकी, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अपेक्षा, उम्मीद, निवेदन, आदेश, जो भी आप माने, आप लोगों से यही है कि लिख लिख के प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स के प्रैक्टिस करें, पॉइंट्स बनाकर याद रखें और इसी प्रकार एग्जाम में लिखें। बैक तो नहीं लगेगी कम से कम, ठीक है। मिलते हैं आगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लिखेंगे तो उनका तो सॉल्यूशन मैं दे ही दूंगा, अदर ब्रांच वाले भी लिखेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके डाउट्स को सॉल्व करवा सकूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी आपको परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, तो उसको आप कमेंट में मेंशन करें, उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।